हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल। आई एम वैभव और आज आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए एक चैप्टर और आपके आगे लाया जा रहा है। इसको भी आपको अच्छे से समझना है जैसे आप तक अपने पढ़ाई करी है और अपने बोर्ड की तैयारी को और ज्यादा लेवल अप आपको कर लेना है। तो ये स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। यानी कि फॉरेस्ट क्या है, अब पेड़ पौधे हैं, जंगल है, ये सब है। उसके अंदर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो अभी हम ये समझेंगे कि भाई फॉरेस्ट का हमारी लाइफ में क्या रोल है ना। उसको पढ़ेंगे, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे बचाना है, डाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप की अलग अलग चीजें हैं, डाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में क्या प्रभाव है, हमारा डाइवर्सिटी पर क्या असर पड़ रहा है। ये सभी कुछ आज स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, अब जो आपका ये चैप्टर है ये ज्योग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है ना। इसमें से काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसको करते हैं स्टूडेंट्स हम स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज आती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को लेके, तो वो है डाइवर्सिटी, है ना, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं यहाँ पे। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी ये है कि इतने अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, इतने अलग अलग टाइप के आपके एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, इतने अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं। तो इसको बोला गया है स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी, यानी काफी ज्यादा चीजें हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करना होगा। ऐसे तो नहीं कि हमने भाई सब कुछ खत्म ही कर दिया, ये भी नहीं कर सकते। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कि डाइवर्सिटी क्या है। तो देखिए, biodiversity is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form but closely integrated through multiple network ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। यानी ये बता रहा है कि अलग अलग टाइप की जो एनिमल्स हैं, जो अलग अलग टाइप की स्पीशीज है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट है तो उन सभी को प्रोटेक्ट भी करना है, और प्रोटेक्ट करना है जो ये सारे इतने टाइप की चीजें हैं, इसको बोला गया है बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब इसको करेंगे प्रोटेक्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, आप ये समझिए कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बायोडाइवर्सिटी से? अगर एक ही टाइप की स्पीशीज हो तो फिर उससे क्या होगा, क्या कोई नुकसान होगा? तो देखते हैं। तो देखिए, वी आर डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम फॉर, अब हम इस इकोसिस्टम पे डिपेंड है। क्योंकि देखिए, एक बात आप ये समझिए, क्या सिर्फ हम एग्जिस्ट करते हैं? हम नहीं करते हैं, हमारे अलावा और भी स्पीशीज है, ठीक है। अब एक बात, हर स्पीशी का एनवायरनमेंट में अपना एक स्पेसिफिक रोल है, तभी तो ये एनवायरनमेंट एक फुल्ली फंक्शनल बॉडी की तरह काम कर पा रहा है। भाई हवा है तो हवा में सिर्फ हमारा रोल थोड़ी ही है, बाकी स्पीशीज है उनका भी रोल है। ऐसे पानी को साफ करने में या पानी को और ज्यादा अच्छा बनाए रखने में हमारा भी कुछ रोल है और बाकी स्पीशीज का भी है। तो इस तरीके से ये जो पूरा बना हुआ है, एक वेब बना हुआ है इकोसिस्टम का। तो इसमें अगर हम एक पार्ट को भी अगर डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर हमारी लाइफ, हमारी खुद की लाइफ थ्रेटन हो जाएगी। ह्यूमन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। यही ये बता रहा है, एयर वी ब्रीथ एंड वाटर वी ड्रिंक, सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड, मेंटेनिंग द फूड चेन। यानी इस सबसे क्या मेंटेन हो रहा है स्टूडेंट्स? तो फूड चेन मेंटेन हो रही है। अच्छा, और समझते हैं। ह्यूमन बींग्स along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part। यानी कि हम भाई सिर्फ एक पार्ट है उसका। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल राजा है और ये सब हमारी प्रजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ह्यूमन, देखिए ह्यूमन क्या सोचता है कि अगर ये इकोलॉजी का हमारा इकोलॉजिकल वेब है तो हम बिल्कुल एपेक्स पे स्टैंड करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसका सिर्फ एक पार्ट है और सारी चीजें हमसे जुड़ी है, हम सारी चीजों से जुड़े हैं, ये आपको समझना है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्या उसकी एक नीड है? तो आप ये सारे पॉइंट्स को आराम से लिख के आ सकते हैं। अभी हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी का नेशन कैसे है ना। इंडिया में ऐसा क्या है कि भाई मेगा डाइवर्सिटी बोला गया है इसको। तो देखिए, आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि शायद ऐसा होगा कि इंडिया में काफी सारी स्पीशीज होंगी। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इंडिया में काफी सारी स्पीशीज है। अब वो काफी सारी है तो उनका नंबर क्या है, तो ये देखते हैं। तो पहले ये पढ़िए, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि एकदम काफी सारी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब वो कैसे करती है? तो देखिए, फ्लोरा के हमारे यहाँ पे 47,000 से ज्यादा प्लांट्स है ना, प्लांट के टाइप है ये। और फाउना को देखेंगे आप तो 81,000 से ज्यादा स्पीशीज फाउना की है। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि फ्लोरा क्या है और फाउना क्या है, तो फ्लोरा होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स और फाउना होते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के आपके एनिमल्स। यानी पर्टिकुलर जगह के प्लांट्स को तो हम बोल रहे हैं फ्लोरा और एनिमल्स को हम बोल रहे हैं फाउना। अच्छा, एक बात और, एक वार्निंग भी दी है यहाँ पे। वार्निंग क्या दी है कि 10% ऑफ फ्लोरा एंड 20% मैमल्स आर ऑन द
थ्रेटन लिस्ट, यानी कि ये भाई खतरे में है, ये एक्सटेंट हो सकते हैं। अब हमको ये बात समझनी चाहिए कि भाई अपनी ग्रीड के लिए अगर हम स्पीशीज को खत्म करेंगे तो इन दी एंड उसके रिजल्ट्स किसको झेलने पड़ेंगे, वो हमें ही झेलने पड़ेंगे। तो ये बात आपको समझनी है। अच्छा और क्या है, यूनिक स्पीशीज हमारे यहाँ पे हिमालयन न्यू है, पिंक हेडेड डक है, एशियाटिक चीता है, जो कि एक्सटेंट हो चुका है 1952 में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा रहा है ना। अब इससे एनवायरनमेंट ही डैमेज होगा आगे जाके, और ये सारी प्रॉब्लम बनी रहेंगी। अच्छा यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो व्हाई इज इंडिया कंसीडर्ड अ मेगा बायोडायवर्सिटी नेशन। तो कैसे है इंडिया मेगा बायोडायवर्सिटी, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इतने सारे टाइप की स्पीशीज हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम मेगा डायवर्सिटी नेशन बोलते हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सबको आराम से बचाएं, नहीं तो हमें कौन बचाएगा, है ना। अब एक बात और है कि चलिए हमने ये देखा कि भाई कुछ काफी जगह पे ये जो चीज है वो खतरे में है। तो अगर अब ये खतरे में है तो उसके पीछे रीजन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए अगली हेडिंग हमारी ये फैक्टर्स बिहाइंड डिप्लीशन, कि आखिर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, मतलब कैसे चीजें घटती जा रही है, ये आपको समझना होगा। तो देखिए पहला है एक्सपेंशन। पहला कौन सा स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है, चीजों को बढ़ाया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है, तो भाई उसके लिए क्या होगा, अब जंगल को काटेंगे, जंगल को काटेंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, उनकी डेथ होगी, डेथ होगी तो फिर बायोडायवर्सिटी आपकी खतरे में आएगी, और पेड़ों के कटने से भी आ रही है। अच्छा और क्या है, माइनिंग, माइनिंग करी जा रही है। अब माइनिंग का तो इतना ज्यादा यहाँ पे केस बढ़ गया कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है उस पर ही खतरा आ गया, है ना। इतनी ज्यादा माइनिंग करी जा रही थी वहां पे कि ये पूरा टाइगर रिजर्व भी हमारा एकदम डिस्ट्रक्शन पे आ गया, थ्रेटन हुआ उसे। डोलोमाइट की माइनिंग कर रहे थे, डोलोमाइट एक पत्थर होता है, उसकी माइनिंग करी जा रही थी। अच्छा उसके आगे अगर हम देखते हैं तो और क्या है रीजन, तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग। अब भाई इतने प्रोजेक्ट जब चलेंगे, देखिए अगर आप उसकी अच्छे से प्लानिंग करेंगे, उसको अच्छे से सेटअप करके करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वहां पे बिना किसी प्लानिंग के चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, तो फिर वहां पे तो काम नहीं हो सकता है। जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नर्मदा सागर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब काम जब चल रहे हैं, अच्छी बात है, ये देश में चलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक काम सही करने के लिए आप अपने 10 काम बिगाड़ देंगे, है ना। एनवायरनमेंट जैसी इंपॉर्टेंट चीज को आप एकदम छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। अच्छा और समझिए और क्या इसके रीजन है, तो फ्यूल वुड है, फ्यूल वुड कर रहे हैं, फ्यूल वुड के लिए जंगलों में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे तो जंगल को डिस्टर्ब करेंगे, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन फॉर फ्यूल वुड एंड फॉर्डर कलेक्शन, मतलब जरूरत से ज्यादा। अब देखिए आप थोड़ा बहुत खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपने खा लिया बहुत सारा, फिर क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम होगी, फिर तो आप पेपर देंगे या क्या देंगे, कहाँ होगा आपका पेपर, वो तो आपको पता ही है ना। अभी और समझते हैं, तो ये तो था भाई एनवायरमेंट पे थ्रेट किस वजह से है, क्यों ये चीजें डिप्लीट हो रही है ना। अब आप एक बात समझिए कि अगर चीजें डिप्लीट हो रही हैं तो भाई उनको बचाया जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा। तो इनको कैसे हम बचा रहे हैं, इसको या बचाना क्यों जरूरी है, कौन से रीजन है कि भाई कंजर्व क्यों करना है आपको, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे 3 मेन रीजन है, इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी हम भाई चीजों को बचाएंगे जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हैं, है ना। प्रिजर्व एयर वाटर एंड सॉइल, यानी इनको प्रिजर्व किया जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये हमारे। अच्छा उसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रही, इंश्योर बेटर ग्रोथ फॉर स्पीशीज एंड ब्रीडिंग, यानी अलग अलग ब्रीडिंग हो सके, और एक जो एनिमल की जो स्पीशीज है एक बायोडाइवर्सिटी में वो मेंटेन रहे, ताकि जो वेब है हमारा किसी भी एक पे लोड ना आए, किसी और स्पीशीज के काम करने का, वो स्पीशीज वहां पे उसकी जगह पे रहे, ये इसका रीजन है ना। उसके अलावा लाइवलीहुड है, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज डिपेंड ऑन एक्वेटिक टेरिटोरियल, है ना, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम भाई जो खेती कर रहे हैं सब कर रहे हैं, तो वो भी हम एनिमल्स पे अलग अलग प्लांट्स पे डिपेंड है कि नहीं है, बिल्कुल डिपेंड है। अब अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा और क्या है इसमें, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो एक्सप्लेन 3 रीजन व्हाई वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो हमें कंजर्व क्यों करना है, तो ये आपके सामने 3 रीजन है, इसलिए हमें उनको कंजर्व करना है। तो आपको आराम से ये प्रैक्टिस करते रहनी है, क्वेश्चन भी लगाने हैं आपको साथ के साथ, है ना। अच्छा और देखते हैं फिर क्या है। अब एक बात समझिए, चलिए हमको ये पता चल गया कि कंजर्व क्यों करना है, बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी पे क्या खतरा है ना, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे अभी हम देखते हैं कि कंजर्व करने के लिए हमने क्या स्टेप लिए। तो देखिए वो स्टेप में से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी 1972 में हम एक एक्ट लेके आए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके अंदर क्या था, तो देखिए इसके जो प्रोविजंस थे हमारे उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हंटिंग को बैन किया गया, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे इंडिया में अच्छे से प्रोहिबिट कर दिया गया। अगला है लिस्ट ऑफ स्पीशीज, पब्लिकेशन ऑन इंडिया लिस्ट टू प्रोटेक्ट स्पीशीज,
यानी अलग अलग स्पीशीज की एक लिस्ट बना दी गई कि भाई इनको आप हर्ट नहीं करोगे, इनका शिकार नहीं किया जाएगा। अच्छा अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, पहले आप ये सुनिए, ट्रेड बैन, यानी उनका ट्रेड बैन कर दिया गया कि भाई जो स्पीशीज हैं उनको हम क्या करेंगे, उनका ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग मतलब उनका बिजनेस नहीं होगा। उसके अलावा अलग अलग सेंचुरीज बनाई गई, एस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अलग अलग जगहों पे सेंचुरीज बनाई गई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा था कि आपने एक वर्ड सुना है यहाँ पे हंटिंग, इसके अलावा एक वर्ड आपने और सुना होगा आपकी बुक में जिसको बोलते हैं पोचिंग। तो पोचिंग क्या होता है, तो देखिए पोचिंग कुछ नहीं है, इलीगल हंटिंग को हम पोचिंग बोल देते हैं, इतनी सी बात है। तो पोचिंग वर्ड भी आपको याद रखना है। अच्छा इतना सा हमने किया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, यानी उनको हम एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उनको बचाएंगे और अच्छे से उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि हमारी बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहे। अच्छा उसके अलावा यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछेगा मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो कौन से फीचर्स हैं उसके आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये हम एक्ट लेके आए थे चीजों को कंजर्व करने के लिए। अच्छा इसके अलावा हमने और क्या करा, तो देखिए टाइगर को बचाने के लिए हमने वो सारे प्रोजेक्ट चलाए है ना, उनके कुछ नाम दिए। अच्छा अलग अलग यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं है ना, और वैसे भी पूछे जाते हैं, आपको लिखने के लिए भी आता है उनके एग्जाम्पल्स के तौर पे। तो वो है जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये राजस्थान में है। और मानस टाइगर रिजर्व ये आपका असम में है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा एक बात और, लॉन्च इन 1973, यानी ये सब जो प्रोजेक्ट आया था, ये अलग अलग ये बनाए गए थे, ये 1973 में लॉन्च हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। टाइगर पॉपुलेशन मतलब काफी ज्यादा कम हो गई थी शिकार करने की वजह से। अच्छा ये कम कब हुई थी, तो ये थोड़ा ये चला आ रहा था ब्रिटिश के टाइम से है ना, वहां पे भी बहुत सारी कम हो गई थी और आगे जाते जाते तो ये बहुत ज्यादा कम हो ही गई, मतलब 55,000 से ये सिर्फ कितनी रह गई, 1827। अब जब इतनी कम रह गई, इतने सारे टाइगर्स मर चुके थे, तो भाई उनको बचाने के लिए फिर ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लिस्ट टू थ्रेट्स टू द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, कौन कौन से थ्रेट है। तो हंटिंग है, पोचिंग है, उनके जो ऑर्गन्स है उनको सेल किया जाता है ना, उनकी स्किन को सेल किया जाता है, तो ये काफी सारे रीजन है। अच्छा इसके अलावा आप ये समझिए, चलिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आखिर जो जंगल है वो जंगल कितने टाइप का है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए जंगल है आपको जनरली 3 क्लास में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रिजर्व, पहला कौन सा है आपका रिजर्व, रिजर्व में कौन सा आएगा, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन। अच्छा पहले आप इसकी डेफिनेशन समझिए, डिस्क्रिप्शन, फिर मैं आपको इसके बारे में और कुछ समझाता हूँ। दूसरा है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, ठीक है। अनक्लास कौन सा है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स। अच्छा ये वाले जो फॉरेस्ट है वो किस एरिया में ज्यादा है, तो देखिए प्रोटेक्टेड रिजर्व वाला आपको दिखेगा एमपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में। आपको प्रोटेक्टेड वाले ज्यादा मिलेंगे बिहार, हरियाणा, उड़ीसा में। और आपको अनक्लास वाले मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और गुजरात में। अच्छा एक बात और समझिए, जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे जो बाहर के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो वहां पे बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। प्रोटेक्टेड वाले में पार्शियली जा सकते हैं लेकिन ऐसे कंप्लीटली नहीं जा सकते, जितनी उनको परमिशन है उतना आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं। अनक्लास वाले में लोकल लोग आराम से जा सकते हैं, उनपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और ये हमारा कुछ एक फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन था। एक बात और, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट 75%, यानी कि 75% तक आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। आपको आई होप ये बात समझ में आई होगी। अच्छा यहाँ से हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो ऑब्वियस बात है फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन पूछेगा, तो उसने वही पूछा डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी ये आपको लिख के आना पड़ेगा। अच्छा रिजर्व में क्या था, कोई रेस्ट्रिक्शन, वहां पे सारी रेस्ट्रिक्शन है, और प्रोटेक्टेड में पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है, और बाकी ये कुछ डेटा दिया है तो ये आप लिख के आ सकते हैं। अच्छा इसके बाद आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। आप एक बार सोच के देखिए कि भाई अगर आप किसी चीज को कंजर्व कर रहे हैं तो आप ज्यादा अच्छे से कंजर्व कर पाएंगे या वहां के लोकल लोग ज्यादा अच्छे से कंजर्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स कौन कर पाएगा, वहां के लोकल लोग कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कोई सामान ढूंढ के दे दो, तो आप कहेंगे अपने घर में से तो हम 1 मिनट में ढूंढ देंगे, 10 मिनट में ढूंढ देंगे, बहुत जल्दी ढूंढ देंगे। लेकिन अब मैं बोलूं किसी और के घर में सामान ढूंढिए तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो भाई किसी भी जगह पे जो लोकल लोग हैं अगर वो फॉरेस्ट को बचाने आए तो वो ज्यादा अच्छे से बचा पाएंगे। तो यहीं पे कुछ है कि लोकल लोगों के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं
जैसे चिपको मूवमेंट हुआ, रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन द हिमालयाज, तो हिमालयाज में हुआ, पेड़ पौधों को बचाया लोगों ने। ऐसे जब भी कोई काटने आता था तो वो पेड़ को ऐसे घेर के खड़े हो जाते थे, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर बड़ा पेड़ है तो एक इंसान कैसे करेगा, तो भाई एक से ज्यादा तो कर सकता है ना, ऐसे हाथ से हाथ पकड़ के चेन बना के और उसको प्रोटेक्ट करते थे, लेट जाते थे वहां पे मशीनों के आगे कि भाई नहीं काटोगे आप, है ना। उसके अलावा सरिस्का राजस्थान में हुआ, विलेजेस फॉर माइनिंग यूजिंग डब्ल्यूपीए, यानी कि उन्होंने माइनिंग के खिलाफ उन्होंने लड़े वो, है ना, कि सरिस्का रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा भैरवदेव डाकघर सेंचुरी है, 1200 से ज्यादा जो एरिया है हेक्टेयर का, वो उन्होंने प्रोटेक्ट किया यहाँ पे अलवर में, है ना। बीच बचाओ आंदोलन है, जहां पे लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम जो खेती है वो एकदम ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे, जो फर्टिलाइजर वगैरह सिंथेटिक केमिकल्स है इनका यूज कम से कम करेंगे, और हो सकता है तो करेंगे ही नहीं। तो इतने सारे लोगों ने मूवमेंट करे अपनी तरफ से, है ना। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ हैव कम्युनिटी कंजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपना योगदान दिया और आराम से अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, है ना। अब एक बात और समझिए, आखिर हम क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम प्रोटेक्ट अभी कर रहे हैं, या फिर हमारे ये संस्कृति में ही है, मतलब हम फॉरेस्ट को क्यों बचा रहे हैं। तो देखिए हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर है, वो अच्छे से इस बात की इंपॉर्टेंस समझते थे कि भाई फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपनी कुछ चीजें बनाई, उन्होंने कहा कि भाई आप पहले से ही उनको चीजों को वो धार्मिक मानने लगे, बहुत ज्यादा हमारे धर्म से जोड़ दी उन चीजों को, तब तो इंसान आराम से प्रोटेक्ट करेगा, है ना। हमारी आस्था से जुड़ी है वो चीज, हमारी मान्यताओं से जुड़ी है, हमारे दिल से जुड़ी है, तो हम उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। तो वही इसमें कुछ एग्जांपल है, सेक्रेड ग्रुप्स, जिनमें हम मानते हैं कि ये हमारे देवी देवता, उनको अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। वो हमारे लिए काफी शुद्ध एक प्योर चीज है ना। Second groups are patches of virgin forest left untouched by local people based on tribal belief that all creation of nature must be protected। अब इसमें एक वर्ड आया है स्टूडेंट्स, वर्जिन फॉरेस्ट। वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब है ऐसा फॉरेस्ट जिसे हमने नहीं लगाया, वो एकदम डीप डाउन जंगल में होता है, जो अपने आप वहां पे ग्रो हुआ है ना। तो वो होता है, उसको एकदम क्या कह सकते हैं हम, काफी डिवाइन माना जाता है ना, डिवाइन माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे महुआ और कदम के पेड़ है, जिनको मुंडास और संथाल में उसकी पूजा होती है। टेमरिंड और मैंगो का पेड़ है, या फिर ट्राइबल में उड़ीसा और बिहार में उसको काफी ज्यादा प्योर मानते हैं। पीपल और बेनियन ट्री है, जो कि पीपल और बेनियन तो ज्यादा हर जगह पे ही उसको प्योर माना जाता है। उसके अलावा बिश्नोई विलेज है, तो वो चिंकारा, नीलगिरी, पिकॉक्स, इन सब, नीलगाय, है ना, चिंकारा, नीलगाय और पिकॉक्स, इनको काफी ज्यादा सेक्रेड मानते हैं और उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो आपको एक बात पता चली कि भाई ये चीज तो हमारी संस्कृति में हमें पहले से आती है, किसी ने सिखाई नहीं है हमको। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, हाउ डू दे प्रोटेक्ट नेचर, यानी सेक्रेड ग्रुप क्या है और वो नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स के थ्रू नेचर प्रोटेक्ट हो रहा है। अभी आपने देखा अलग अलग लोग हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, और करना भी चाहिए, और पढ़ते हैं इसको। अच्छा, इस यही कुछ मिलता जुलता है। देखिए हमने देखा सेक्रेड ग्रुप, हमने देखा उसके पहले कि कम्युनिटी कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, और सरकार भी प्रोटेक्ट करना चाह रही है भाई फॉरेस्ट को। सरकार ये थोड़ी चाहेगी कि पूरे जो देश है उसका जंगल को काट दो। अच्छा, एक बात और, हमारे यहाँ पे जैसे अगर कोई जगह है तो वहां पे कितने परसेंट, एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने परसेंट जंगल अवेलेबल होना चाहिए इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए या ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। तो वैसे उसका आंसर होगा 33%। हमारे यहाँ पे पहले 22 था, अब शायद बढ़ के 23 या 24 हो गया है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बड़ा है। अच्छा, अभी हम इस हेडिंग पे आते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई सरकार को भी काम करना है और लोकल कम्युनिटी भी चाहती है कि उनके यहाँ का जंगल बचा रहे। तो सरकार ने एक तरीका निकाला कि क्यों ना हम दोनों मिल जाए, यानी कि दोनों भाई मिल जाते हैं और एकदम दोनों भाई दोनों तबाही करके पूरे उसको बचा लेते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने रास्ता निकाला। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कब आया, 1988 में आया, है ना। स्टेट था उड़ीसा में, सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन लिया गया कि भाई सरकार के साथ लोकल कम्युनिटी को मिला के हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट था क्या, इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ये मैंने आपको बताया ही जस्ट अभी। अच्छा, इसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा था, तो वो भी देखिए। विलेज इंस्टीट्यूशन अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज, यानी विलेज उसमें हेल्प करता था आके। इन रिटर्न मेंबर गेट नन टिम्बर प्रोड्यूस एंड शेयर इन हार्वेस्टेड टिम्बर, यानी कि ये क्या कर रहे थे कि भाई फॉरेस्ट से जो चीजें मिल रही थी तो लोकल लोगों को भी दी जा रही थी और प्लस सरकार भी उनका यूज कर रही थी और मिलके दोनों बचा भी रहे थे, तो ऐसे उनका भी काम हो रहा था भाई, दोनों को फायदा हो रहा था। अच्छा, यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्या था। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि भाई पेड़ पौधों को बचाया जाए। तो ये स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर जो हमने पूरा आराम से पढ़ा, एक एक चीज उसकी पढ़ी, है ना। अब थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें से,
डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर के लिए। डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा स्टूडेंट, जितने भी ये क्वेश्चन इसमें है ये सभी PYQ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एनालाइज द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इन सब के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना भी है। अब देखिए, पेड़ लगाइए, पेड़ है तभी तो भाई देश का भविष्य है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, जंगल मेंटेन रहेगा, है ना, तो ये हमको बिल्कुल लगाने हैं। तो स्टूडेंट, ये था आपका एक चैप्टर जो आपकी पढ़ाई को और ज्यादा अपग्रेड करने में आपके काम आया होगा। और आपके कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और पढ़ाई आपको करते रहना है, और मार्क्स तो आपको पता ही है आपको कितने लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 तो आपको लेके आना ही है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और एक अच्छा स्कोर गेन करिए। थैंक यू सो मच।